हम स्पेसएक्स के चौथे एकीकृत उड़ान परीक्षण के साथ एक रोमांचक मील के पत्थर के करीब पहुंच रहे हैं। स्टारशिप 29 और सुपर हैवी बूस्टर गैलेवन अंतिम तैयारी के चरणों में है, एक पूर्वाभ्यास के लिए तैयार जो 1 साल से कम समय में लॉन्च हो सकता है। इस महीने हम नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के प्रगति का पता लगाएंगे जो स्पेसएक्स के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष दृश्य चीन के साथ तेज होता जा रहा है, जो अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में नए विकास के साथ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पृथ्वी के छिपे हुए पक्ष से नमूने लाने के अपने मिशन में प्रगति के एक काल को चिन्हित करता है। चंद्रमा चौथे एकीकृत उड़ान परीक्षण IF-4 की तैयारी में स्टारशिप 29 और सुपर हैवी बूस्टर वॉन्स अपनी तैयारी के चरणों में काफी प्रगति कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान 29 को उसकी टाइलों के मैदान में व्यापक उन्नयन के लिए सबमिट किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में टीमों ने थर्मल शील्ड के कई पैनल्स को बदलने का काम किया है, विशेष रूप से अग्र फ्लैप्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और भविष्य के निचले हिस्से में एक बड़ी पट्टी, एक बेहतर लाल गोंद का उपयोग किया गया है। पहले के नीले गोंद के बजाय यह बेहतर प्रतिरोधकता के लिए खड़ा है, जो वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दृश्य विवरणों के संबंध में, जैसे नवीन गुलाबी लेबल को जहाज B-29 के ऊपरी कोने की टाइल्स पर जोड़ा गया है, जिसका सटीक अर्थ अभी तक इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई है। इस प्रकार के निशान विशेष ध्यान के क्षेत्रों या लॉन्च से पहले लंबित परीक्षणों को इंगित कर सकते हैं। साथ में बूस्टर 11 अंतिम तैयारी के चरण में है। इसकी सूक्ष्म जांच और मोन्टाज की पुष्टि की गई है। तंत्र के भीतर एक प्रोसेसिंग सपोर्ट है। हाल ही में गर्म चरण की अंगूठी को मेगाबे में प्रोपल्सर में स्थापना के लिए स्थानांतरित किया गया। हालांकि इस प्रक्रिया का सीधा दृश्य नए बड़े दरवाजे द्वारा अवरुद्ध किया गया है। यह बूस्टर असेंबली का एक मौलिक चरण है, क्योंकि हॉट इग्निशन रिंग यह लॉन्च ऑपरेशन के लिए अनिवार्य है। इन दोनों घटकों के साथ अंतरिक्ष यान 29 और बस तैयारी के अंतिम चरण के करीब आते हुए अगला कदम इसे प्रक्षेपण स्थल पर पहुंचाना है, ताकि पूरी तरह से महाअभ्यास किया जा सके। यह परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिना उड़ान भरे लॉन्च के सभी चरण, और यहाँ एक सफलता वास्तविक लॉन्च के लिए रास्ता साफ करेगी वर्ष के अंत से पहले। अब चलिए लॉन्च प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च पैड पर सामरिक गतिविधियां और परीक्षण देखे गए हैं। ऑर्बिटल लॉन्च माउंट के क्लैंपिंग ब्रैकेट्स के आसपास आलोचनाएं, जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। लॉन्च की दक्षता और प्रभावशीलता। पिछले कुछ हफ्तों में क्लैंप्स, जो प्रक्षेपण की तैयारी के प्रारंभिक चरणों में प्रोपल्सर को अंकुश में रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे मरम्मत और सुधार की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहे हैं। शुरू में लॉन्च पैड के अंदर मार्विन नामक LR-11 ठौजार क्रेन के मनोव्यवहार को देखकर जिज्ञासा पैदा हुई थी। पता चला कि मार्विन एक छोटी प्लेट को संभाल रहा था जो एक क्लैंप में फिट बैठती थी। यह असामान्य कृत्य एक परीक्षण के रूप में माना गया, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लैंप सही तरीके से लगाया गया था और लॉन्च के दौरान ऊपर की ओर बल को संभाल सकता था। सबको हैरान करते हुए केवल एक क्लैंप की इस जांच के लिए समीक्षा की गई थी। काम एक तीव्र गति से जारी है, विशेष रूप से सहायक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए और खुले प्रोपेलर के कैप्चर मैकेनिज्म। सुपर हैवी, हमने क्लैंप्स के बारे में बात की है। इसके अलावा 30 अप्रैल को एक व्यापक दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे की परीक्षा की गई थी साइट पर, जिसमें स्वामित्व वाले वेंटिलेशन का निरीक्षण शामिल था। 9 क्षैतिज भंडारण टैंकों से हाल ही में स्थापित और मंच के विभिन्न हिस्सों, ये टैंक जिन्हें तरल मीथेन ऑक्सीजन संग्रहित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है और नाइट्रोजन एक एकीकृत हीट एक्सचेंजर्स पंप सिस्टम के माध्यम से मंच से जुड़े होते हैं। वॉल्व और पाइप जिन्हें कठोर परीक्षणों के लिए भी सबमिट किया गया था। परीक्षणों के दौरान लॉन्च माउंट से एक तेज वेंटिलेशन और टॉवर ने संकेत दिया कि प्रोपेलेंट सप्लाई करने वाली पाइपलाइनें कार्यरत थीं। हालांकि एक महत्वपूर्ण वेंटिलेशन की अनुपस्थिति देखी गई स्टारशिप के त्वरित डिस्कनेक्ट मैकेनिज्म से, जिससे इस घटक में और मरम्मत की आवश्यकता होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा टॉवर के कैप्चर और स्टैकिंग आर्म्स, जो चॉपस्टिक्स के रूप में जाने जाते हैं, को बार बार परखा गया। बाएं हाथ की ऑपरेशनल गति में एक एक्ट्यूएटर के कारण वृद्धि दिखाई दी। बेहतर। इसी तरह चॉप्स वे सुपर हैवी को पकड़ने के प्रयास के लिए बारीकी से तैयार किए जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी हो सकता है। जैसे कि 5वें एकीकृत उड़ान परीक्षण में गति के परीक्षणों का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रभावशाली त्वरण देखा गया। हालांकि परिणामी कंपन अभी भी एक समस्या है।
इस समस्या का संभावित समाधान पीआईडी कंट्रोलर्स की सूक्ष्म समायोजन हो सकता है, जो कंपन को कम करने के लिए फीडबैक और बाहों की गतिविधियों को अनुकूलित करेगा, या प्रवेश के आकार देने की तकनीक, जो विशिष्ट एल्गोरिदम के माध्यम से अवांछित गतिविधियों को हटाने का प्रयास करती है, शोर रद्द करने की तकनीक के समान सक्रिय है। यह परीक्षण और समायोजन का चरण मंच की सफलता के लिए एक कोने का पत्थर है। जैसे कि सहयोगी प्रणालियां पूरी तरह से संचालित और भविष्य के लॉन्च मिशनों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। भंडारण टैंकों को योजनाबद्ध तरीके से हटा दिया गया, वर्टिकल और नए एक्सचेंजर्स की स्थापना, गर्मी संरक्षण और छोटे टैंकों के साथ स्टारबेस का अवसंरचना अधिक कुशलता और संचालन क्षमता की ओर बदल रहा है। वास्तव में नासा स्पेस एक्स के विकास के बारे में काफी सकारात्मक रुख रखता है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हालिया विकास और स्पेस एक्स के साथ सहयोग से भविष्य के चंद्रमा मिशनों और प्रोपेलेंट ट्रांसफर की तैयारी में प्रगति का पता चला है। अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की ओर इशारा करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्य नासा द्वारा सूचित किया गया है कि स्टारशिप के परीक्षण कार्यक्रम में कर बढ़ रहे हैं। अगली परीक्षण उड़ान मई के अंत में निर्धारित है। यह प्रगति विस्तृत विश्लेषण और उपायों पर आधारित है। पिछली परीक्षण उड़ानों के बाद लागू किए गए सुधारात्मक उपाय, विशेष रूप से टैंक से टैंक तक क्रायोजेनिक ट्रांसफर के प्रदर्शन को लेकर, जो तीसरी उड़ान के दौरान सफलतापूर्वक किया गया। इस उड़ान के दौरान तरल ऑक्सीजन को सहायक टैंक या ऊपरी टैंक से मुख्य ऑक्सीजन टैंक में स्थानांतरित किया गया। भविष्य में प्रोपेलेंट के बीच स्थानांतरण को सक्षम बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। यह परीक्षण, जो तकनीकी मूल्यांकनों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, एक सफलता के रूप में मूल्यांकित किया गया था। 2025 में निर्धारित जहाज से जहाज ईंधन हस्तांतरण प्रदर्शन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए अगले बड़े पड़ाव के लिए इस आगामी चरण में उम्मीद है स्पेसएक्स स्टारबेस से 2 पूर्ण स्टारशिप स्टैक्स को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। स्टारबेस लक्ष्य यान और पीछा करने वाला यान। पहले लक्ष्य वाला यान लॉन्च होगा और कक्षा स्थापित करेगा। इसके बाद पीछा करने वाला यान, जो स्वचालित रूप से पेट फॉर्मेट में जुड़ जाएगा। अंतरिक्ष, यह जोड़ने की प्रक्रिया एक त्वरित डिस्कनेक्ट पोर्ट का उपयोग करेगी, जैसा कि ईंधन भरने के लिए उपयोग किया जाता है। धरती, जो दबाव अंतर के माध्यम से नावों के बीच प्रोपेलेंट के नियंत्रित प्रवाह की अनुमति देगी, ताकि वाष्पीकरण को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा स्पेसएक्स और नासा के इंजीनियर इस प्रयास के लिए जरूरी तकनीकों को विकसित कर रहे हैं, जिसमें डॉकिंग मैकेनिज्म शामिल हैं, लाइडार सेंसर के लिए और गर्म गैस बूस्टरों की संभावित पुनः प्रविष्टि, जो डॉकिंग और परीक्षण के दौरान जहाजों के मैन्यूअर और स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रोपेलेंट रेफरेंस, स्पेसएक्स की आर्टेमिस प्रोग्राम के प्रति प्रतिबद्धता इन उड़ानों के साथ खत्म नहीं होती है। मानव अवतरण प्रणाली HLS के अनुबंध का हिस्सा के रूप में परीक्षण। स्पेसएक्स भी अपनी प्रौद्योगिकी की मान्यता के लिए चंद्रमा पर एक अमानवीय अवतरण करने का जिम्मा संभाले हुए है, आर्टेमिस 2 मिशन से पहले। 3, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर क्या ले जाएगा? इस प्रारंभिक अनुबंध पर खासकर इसलिए चर्चा हुई है क्योंकि इसमें अवतरण मॉड्यूल की आवश्यकता शामिल नहीं है। लैंडिंग के बाद ऑन ऑर्बिट में फिर से प्रवेश करें, एक बिंदु जिसने देश की लंबी अवधि की अपेक्षाओं और उद्देश्यों पर विवाद और बहस को जन्म दिया। वर्तमान में स्पेसएक्स और नासा ने एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह अब HLS डेमो मिशन में एक परिवर्तन भी शामिल होगा, चंद्रमा से उड़ान। अब चलिए टेक्सास के स्टारबेस में मंगल के द्वार की विकसित होती जमीन पर वापस आते हैं। स्पेसएक्स बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। भविष्य के लॉन्चों के लिए मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, जमीन तैयार करने और प्लेटफॉर्म 2 के लिए मजबूत नींव बनाने में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का प्रदर्शन, पहले से प्रतिबंधित नए क्षेत्रों में विस्तार के साथ। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रक मिट्टी की एक विशाल मात्रा डालते आ रहे हैं ओपन ऑर्बिटल लॉन्च साइट पर। और जब मैं विशाल मात्रा की बात करता हूं तो यह सिर्फ एक ट्रक या 5 का जिक्र नहीं है। हमने सैकड़ों डिलीवरी देखी है। पिछले कुछ हफ्तों में ट्रकों का आना जारी है। हालांकि केवल एक अनुरोध देखा गया है और कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं। हालिया गतिविधि यह संकेत देती है कि उन्हें शायद अनुमति मिल गई है। यह काम ड्रेनेज मशीनरी की पुनः शुरुआत और नियंत्रित उड़ान वाले बोरिंग टूल्स के इस्तेमाल को शामिल करता है, जो जमीन को गहराई से खोदने और मजबूती के पिंजरे स्थापित करने के लिए अनिवार्य है, जो सीमेंट से भरे जाएंगे, मजबूत आधार बनाते हुए, जैसे कि जमीन एक गोले की तरह व्यवहार करती है। स्पंज
ऊपरी भाग पर दबाव डालने से संघनन में काफी तेजी ला सकते हैं। यही कुछ स्पेक के साथ होता है। स्पेसएक्स हाल ही में क्या कर रहा है? हम स्पेसएक्स के लॉन्च साइट के आधार पर उत्पादन स्थल पर होने वाली प्रगति की बात करते हैं। स्टारबेस गतिविधि स्टारशिप 30 की तैयारी और परीक्षणों पर तीव्रता से केंद्रित रही है। साथ ही साथ सुपर हैवी बूस्टर थेरिन का भी महत्वपूर्ण तत्व छठे एकीकृत उड़ान परीक्षण की ओर अग्रसर है। स्टारशिप 30 मेगावाई 2 में एक अवधि के लिए रहने के बाद जहां इसकी स्थापना की गई थी, मोटर्स पिछले लॉन्च साइट पर ले जाया गया था। बुधवार यह कदम उम्मीद थी और स्टारबेस में सड़क के नियोजित बंद के साथ समन्वयित था। मूल रूप से नए टैंक फार्म में परीक्षणों के लिए सोचा था, लेकिन काम को आसान बनाने के लिए भी उपयोग किया गया। स्थानांतरण के बाद एक बार साइट पर नौका को परीक्षण स्टैंड पर रखा गया था। आलोचनात्मक परीक्षणों की एक श्रृंखला के लिए तैयारी में ये परीक्षण स्पिन प्राइम नामक एक प्रणाली की जांच के साथ शुरू होंगे। स्थिर आग के बाद 6 रैप्टर इंजनों का उपयोग करते हुए और संभवतः अंतरिक्ष में नए बर्न सिमुलेशन के साथ समाप्त होता है, हेडर टैंकों के ईंधन का उपयोग करते हुए। और दूसरी ओर कहते रूप से हैवी बूस्टर 13 ने मैसी परीक्षण स्थल पर 2 मौलिक क्रायोजेनिक परीक्षण पूरे किए हैं। पहला परीक्षण शामिल था प्रोपेलर के मीथेन टैंक को नाइट्रोजन से भरना, लिक्विड को स्ट्रेस टेस्ट में डालकर इसकी दृढ़ता का मूल्यांकन करें और 33 इंजनों द्वारा लगाए जाने वाले बलों का अनुकरण करते हुए रिसाव की अनुपस्थिति। रैप्टर दूसरा परीक्षण ऑक्सीजन टैंक पर केंद्रित था, जिसमें अत्यधिक परिस्थितियों में इसकी संरचनात्मक अखंडता का भी मूल्यांकन किया गया। दोनों परीक्षण सफल रहे। अगले बूस्टर के लिए कदम उठाते हुए 13 परीक्षण उड़ान में डेब्यू से पहले अंतिम इंजन स्थापना के लिए उत्पादन स्थल पर वापसी। 2, 1 अब विज्ञान की दुनिया से कुछ नवीनतम अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। चीन ने अपने चांगी 6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्रमा के अन्वेषण और ग्रह के छिपे हुए पक्ष से नमूने एकत्रित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। चंद्रमा का एक लक्ष्य जो पहले कभी नहीं पहुंचा गया था। लॉन्च एक लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के माध्यम से किया गया था। वेब सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चांग जो एक मिशन शुरू कर रहे हैं जो लगभग 83 दिनों तक चलेगा और जो हमारी चांद और सौर प्रणाली की समझ को बदलने का इरादा रखता है। जल्दी चांगी 6 मिशन में 4 अंतरिक्ष यानों का एक सेट शामिल है, जिसमें एक ऑर्बिटर भी शामिल है, एक पुनः प्रवेश मॉड्यूल, एक लैंडर और एक लिफ्ट। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर अपोलो क्रेटर में उतरेगा, अपनी मां के छिपे हुए चेहरे पर। चंद्रमा एक क्षेत्र जो संचार पुनरावृत्ति सैटेलाइट की आवश्यकता रखता है। क्यूक्याओ 2 से संचार बनाए रखने के लिए पृथ्वी सतह पर एक बार लैंडर चंद्रमा के नमूनों का 2 किलोग्राम तक संग्रहण करेगा। एक ड्रिल और एक फावड़ा का उपयोग करते हुए 12 मीटर तक की गहराई तक पहुंचना। नमूने हमलावर वाहन में स्थानांतरित किए जाएंगे, जो बाद में ऑर्बिटर से मिलेगा ओनर्ब में चंद्रमा पर। सैंपल को रीएंट्री कैप्सूल में ट्रांसफर करने के बाद इसे धरती को पहुंचने से ठीक पहले रिलीज किया जाएगा और यह एक बड़ी लैंडिंग करेगा, एक शुरुआती कूद के साथ जो गति को कम करने से पहले एक वायुमंडलीय प्रवेश के बाद अंदरूनी अंतिम। यह प्रोजेक्ट चंद्रमा की अभूतपूर्व सामग्री प्रदान करता है जो पहले कभी नहीं मिली। छिपा हुआ पक्ष जो दिखाई देने वाले पक्ष से अलग है, क्योंकि चंद्रमा का द्वंद्व ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। फ्रांस, स्वीडन, इटली और पेरू। पाकिस्तान, उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण योगदान दिया है। वैज्ञानिक जो शोध में सुधार करेंगे, रेडॉन का पता लगाने, नकारात्मक आयनों का विश्लेषण और एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर सहित, साथ ही एक 7K क्यूबसैट किलोग्राम पृथ्वी से छवियां प्रदान करेगा। चंगी 6 मिशन जो चंगी 5 और चंगी 4 मिशनों के नक्शे दम पर चल रहा है, चीन के चालक दल के साथ मिशनों को अंजाम देने के व्यापक लक्ष्यों का हिस्सा है। चांद पर जाकर एक स्थायी चंद्र आधार स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम ILRC 2000 के दशक के भाग के रूप में। इस मिशन से प्राप्त अनुभव और डेटा भविष्य के मिशनों को योगदान देंगे, जिसमें समुद्र के नमूने इकट्ठा करने और वापस लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है। लगभग 2000। अंत में एक बाज 9 मई को स्पेसएक्स ने मैक्सार इंटेलिजेंस के छवि उपग्रहों की एक जोड़ी को वंडनबर्ग अंतरिक्ष बल बेस से लॉन्च किया, कैलिफोर्निया। लॉन्च 11:36 पर हुआ था। मिनट प्रकाश का समय शांतिपूर्ण मैक्सर को सवार कर ले गया। पहले 2 उपग्रह वर्ल्ड व्यू लीजन के उच्च रिजोल्यूशन भू अवलोकन बेड़े के हैं। प्रत्येक उपग्रह कैमरों से लैस है, शक्तिशाली वस्तुओं की सटीक छवियां कैप्चर करने में सक्षम। छोटे पृथ्वी की सतह पर ये पहले 2 हैं जो कुल 6 उपग्रहों के बेड़े की योजना में हैं। 30 सेंटीमीटर के रिजोल्यूशन के साथ जो मैक्सर की उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को एकत्रित करने और ग्रह को मैप करने की क्षमता को 3 गुना करने की उम्मीद है।
यह फाल्कन 9 के पहले चरण की 20वीं उड़ान थी जिसने इस मिशन का समर्थन किया। यह 2020 में कंपनी का 44वां लॉन्च था और फाल्कन की 322वां लॉन्च 9 के साथ। चरणों के विभाजन के बाद लगभग 8 मिनट और आधे के बाद लॉन्च होने पर पहला चरण बाजा कैलिफोर्निया में 4LC4 लैंडिंग जोन में वापस आ गया। वॉन्डेनबर्ग यह प्रोपेलर की 300वीं लैंडिंग को चिन्हित करता है। स्पेसएक्स के लिए मैक्सार ने गुरुवार रात को पुष्टि की कि तैनाती सफल रही और दोनों उपग्रह डेटा प्राप्त और भेजना शुरू कर दिया। संकेत मैका 6 मैक्सर इंटेलिजेंस इस वसंत में बाद में अंतरिक्ष यान की पहली छवियों की उम्मीद करता है, कंपनी ने संकेत दिया। लीजेंड सैटेलाइट्स ने कई देरियों के बाद पहले 2 लीजन उपग्रह मैक्सार के मौजूदा बेड़े में शामिल होंगे। मिशन के उपग्रहों के पीछे उपग्रह वर्ल्ड व्यू और एक जीओएस पहले से ही कक्षा में है। गुरुवार को फाल्कन 9 का प्रक्षेपण मैक्सार के लिए एक मील का पत्थर था जिसे आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वर्ल्ड व्यू उपग्रहों के विकास और निर्माण में महामारी से संबंधित देरी। मैक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का प्रमुख प्रदाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग का व्यावसायिक ऑप्टिकल। 2022 में कंपनी ने नेशनल रिकॉग्निसेंस ऑफिस से 3 अरब 200 मिलियन का अनुबंध जीता। अगले दशक के दौरान इमेजिंग और मैपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। साइंस और टेक्नोलॉजी की ताजा खबरों के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और इसे साझा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करना न भूलें ताकि कोई भी एपिसोड मिस न हो। अभिवादन और अगली बार तक।